नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट के इस एपिसोड में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार, बेबाक बात करने वाले उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। लखेड़ा जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और जी लखेड़ा नमस्कार। जी 3-4 दशक से संसद कवर करते रहे हैं। हर पार्टी में आपके संपर्क सूत्र रहे हैं, जो कि पत्रकार के होने चाहिए, मगर ये मजबूत संपर्क सूत्र रखने वाले लखेड़ा जी हैं। अपने तथ्यों को चेक एंड क्रॉस चेक करते हैं, बिना वो जानकारी जांचे वो कभी बात नहीं करते। तो आज लखेड़ा जी से अनुरोध हमने किया था कि पवन खेड़ा को जिस प्रकार से असम के मसले पर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कथित रूप से 3 देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी उन्होंने, दुबई और अमेरिका की प्रॉपर्टी के बारे में भी, जो कि उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी एफिडेविट में, चुनावी एफिडेविट में उसका जिक्र नहीं किया था। ये मसले पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रचार प्रमुख है, उन्होंने उठाए थे और तब से लेकर मुख्यमंत्री उनके पीछे लग गए थे। अब तेलंगाना में, हैदराबाद में उनकी पत्नी वैसे चुनाव भी लड़ी थी, वहां असेंबली का हार गई, वो एक अलग बात थी। उनका घर वहां भी है, आए दिन दिल्ली में रहते हैं। तो पहले चुनावी आचार संहिता और चुनाव प्रचार चल रहा है, तब शर्मा की पुलिस, यानी वो तो वैसे इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होना चाहिए, मगर वो दिल्ली पहुंच गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। वहां से वो हैदराबाद गए तो हैदराबाद में बैरिकेड लगाए और फिर मुख्यमंत्री शर्मा ने काफी कुछ उनके बारे में उल्टा सीधा कहा। उनको तेलंगाना की हाईकोर्ट ने वैसे एंटीसिपेटरी बेल दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहां पर आसाम हाईकोर्ट में जाइए। आसाम हाईकोर्ट ने उनको रक्षण नहीं दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है उसमें उनको एंटीसिपेटरी बेल तो मिल ही गई है, साथ साथ मुख्यमंत्री को काफी कुछ झाड़ा है, यानी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। इस पर बात करेंगे, लखेड़ा साहब अपना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे और साथ साथ राहुल गांधी को परेशान करने के लिए कई जगह पर केसेस डाले जाते हैं, उनको त्रस्त करना है, मगर वो परेशान नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से केसेस चलते रहते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उनके खिलाफ जो राष्ट्रद्रोह का केस था उसमें एफआईआर दर्ज कराने की जो मांग की गई थी वो निकाल दिया, उसको रिजेक्ट कर लिया। तो लखेड़ा साहब, आप इन दोनों मसलों को केंद्र में रखते हुए हमारे दर्शकों के लिए कृपया आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें। लखेड़ा साहब। जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर हरि देसाई साहब और आपके तमाम जो दर्शक हैं उन सबका अभिनंदन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पवन खेड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो भी ऑर्डर हुआ है, जो रिजर्व रखा था 2 दिन से, और वो ऑर्डर हुआ है, वो मुझे लग रहा है कि जो जो लोअर कोर्ट है, निचले अदालत से लेकर के हाई कोर्ट, मैं निचली अदालत को ज्यादा दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आपको याद होगा, आपके दर्शकों को, निचली अदालत ने रिलीफ नहीं दिया था हेमंत बिश्व शर्मा को। ये जो डरपोक जो सिस्टम है, ये हाई कोर्ट ने ये चीजें दिखाई। अब ये हाई कोर्ट गुवाहाटी है और हाई कोर्ट तेलंगाना है जी। दोनों हाई कोर्ट है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक, जिसको कहते हैं, एक लिबरल व्यू अपनाया कि अगर कोई आता है आपके पास रिलीफ के लिए तो आपको रिलीफ दिया। देखिए, वो कोई मर्डर करके नहीं भागे थे, कोई डकैती डाल के बैंक लूट के नहीं भागे थे। पॉलिटिक्स में क्या होता है, रोज सुबह से लेकर के रात तक एलिगेशन लगते हैं।
संसद के भीतर एलिगेशन लगते हैं, संसद के बाहर एलिगेशन। मोदी जी पर कितना एलिगेशन लगे हुए हैं? मतलब आप तो गुजरात में हैं और गुजरात का आपका चैनल है, और गुजरात के तमाम लोग जो आपके दर्शक हैं उनको पता है कितने आरोप इन लोगों पे लगे हुए हैं, लेकिन इनकी खाल इतनी मोटी है कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, वो रूलिंग पुलिस पावर को पॉलिटिकल जो लोग हैं और सत्ता में जो लोग हैं वो कैसे मिसयूज करते हैं पुलिस पावर को। पुलिस है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। क्या पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुवाहाटी में, उसके पहले दिल्ली में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने एक पॉलिटिकल राइवल के खिलाफ एक आरोप लगाया, और कोई ऐसा पॉलिटिकल राइवल नहीं है जो अपने पॉलिटिकल राइवल के खिलाफ आरोप नहीं लगाता। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रूलिंग दिया या जो ऑर्डर दिया, इंटरम जो जमानत का को अप्रूव किया, उसका साफ संकेत है, क्लियर कट, कि जो पॉलिटिकल लोग जो आरोप लगाते हैं, अगर उससे कोई किसी तरह की मानहानि होती है तो वो उसके मानहानि का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। कंटेम्प्ट होता है तो कंटेम्प्ट के लिए यू हैव टू फॉलो द suitable alternative route to sue the person who labeled charges against you. मानहानि का मतलब, डिफेमेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एफआईआर कराएं और निजामुद्दीन में जहां पवन खेड़ा का घर है वहां उनके फ्लैट में 150 पुलिस वाले भेज दें। मतलब वो कोई दाऊद इब्राहिम है, कोई डकैत है या कोई माफिया है जो आप उसको पकड़ने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें कोई भी ऐसी सेक्शन नहीं है इंडियन पेनल कोड का या वीएनएस का जो बेलेबल नहीं हो। कोई बेलेबल, सारा बेलेबल है। जब उसके एलिगेशन बेलेबल हैं तो आप कह रहे थे कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन किस चीज का? कोई उनसे कोई सामान रिकवर करना है, कोई लूट का डकैती का सामान रिकवर करना है, कोई उनका नॉर्को टेस्ट होना है, और नॉर्को टेस्ट तो अदालत करती है, अदालत के डायरेक्शन में होता है, अदालत मॉनिटर करती है। तो ये जो पुलिस पावर है, जो स्टेट पावर है, उस स्टेट पावर को आप किस तरह से मिसयूज करते हैं अंडर आर्टिकल 9(1)(a). आर्टिकल 9(1)(a) लिबर्टी की, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपके जो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और दे ऑल आर द ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग से अगर कोई पॉलिटिकल राइवल के खिलाफ कोई आरोप लगा रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये डिफेमेशन हो गया। अगर इस तरह के आरोपों को डिफेमेशन मान करके पुलिस केस दर्ज होंगे, कश्मीर से लेकर के गुजरात से, कच्छ से लेकर के बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, और इधर असम, गुवाहाटी, कलकत्ता, पटना, दिल्ली, बंबई, तो जेल भर जाएंगी पूरे देश की। नेता ही जेल में, एक नेता उसको बंद करेगा, वो नेता उसको बंद करेगा। तो कैदी तो छोड़ने पड़ेंगे देश में, जिन्होंने खूंखार अपराध कर रखे हैं, जो सजा भुगत रहे हैं, मर्डर में, हत्या में, लूट में, डकैती में, व्यभिचार में, उनको तो छोड़ना पड़ेगा कि जगह ही नहीं बची है। तो कोर्ट ने बड़ा सेंसिटिव अप्रोच अपनाया कि भाई अगर हमने ये रूल ऑफ लॉ को कंट्रोल नहीं किया तो इस देश की जेलों में जगह नहीं बचेगी। और इसको लेकर के आज तो हेमंत बिश्व शर्मा है, कल हेमंत बिश्व शर्मा का भी बाप आएगा, उनके भी एक पिताजी होंगे कोई ना कोई। वो हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह का, उसके बाद तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन हेमंत जो चीजें रूलिंग में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में दी,
उससे साफ है कि उन्होंने हाई कोर्ट को, जो स्पाइनलेस हो गए हाई कोर्ट, स्पाइनलेस, उन हाई कोर्ट को साफ साफ कह दिया कि जो अरेस्ट है किसी भी व्यक्ति का, अरेस्ट फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं है, गिरफ्तार करना पहला रास्ता नहीं है, ये लास्ट रास्ता है जी। वो तो। एंड पवन खेड़ा एक जिम्मेदार नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर है। वो कोई ऐसा नहीं है कि भाग जाए, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लिखे पढ़े हैं। एक चीफ मिनिस्टर के वो प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं शीला दीक्षित के, पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने एक एलिगेशन लगाए। एक पॉलिटिकल पार्टी एक राइवल के खिलाफ एलिगेशन लगाता है, तो आप उन एलिगेशंस पर सूटेबल एक जो समकक्ष कोर्ट है वहां एक लीगल प्रोसीडिंग शुरू करें, और उनको वहां से एक समझ आएगा, कंटेम्प्ट होगा, जो होगा, लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन और आप पुलिस जो उनके घर भेजा वो बड़ा सीरियस है। बीच में रोक रहा हूं, जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। उन्होंने तो डिमांड वही करी थी कि ये दस्तावेज सही है कि नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने, देखिए मैं यही तो कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल अपोनेंट है, वो एक एलिगेशन लगा रहा है, तो एलिगेशन लगा रहा, तो देयर शुड बी ए जुडिशियल प्रूफ। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कुछ होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आप बनाएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में इन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, एक इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, देखिए वो जो आरोप उन्होंने लगाया उसका कोई काम, बीट कांस्टेबल तो वो काम नहीं करेगा, वो एएसआई तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए उसमें रॉ इन्वॉल्व है, उसमें फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व है, उसमें वो तमाम कंट्रीज इन्वॉल्व है जिनके साथ भारत के अच्छे रिलेशन है। तो आपको उनका कॉपरेशन, तो उसके लिए आपको एक सेमी जुडिशियल बॉडी अपॉइंट करनी पड़ेगी, जो फॉरेंसिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि जांच में हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी वाइफ, इन दोनों को पेश होना पड़ेगा, और उनको सवालों के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो इस तरह के आरोपों के जवाब अगर नहीं दे सकते तो उनको वो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। They should immediately leave that chair, whatever he is holding the chief minister post of the chief minister of Assam। तो मेरा ये कहना है कि ये जो एलिगेशंस लगे हैं, उस एलिगेशन की छानबीन होनी चाहिए। और पवन खेड़ा ने, मुझे अच्छी तरह याद है, पवन खेड़ा ने कहा कि मैं इन जो दस्तावेज पेश कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इनकी जांच हो, और हेमंत बिश्व शर्मा अपने को जांच के लिए प्रस्तुत करें, छानबीन करें। उनका मेरे पास और भी सब चीजें हैं, मैं उनको भी जांच के लिए प्रस्तुत करूंगा। तो उन्होंने जांच के लिए, अगर कोई कागज मेरे पास कोई आया है, आपके खिलाफ कोई जांच का आदेश आया है, तो मैं तो ये नहीं कहूंगा ना कि ये बात सच है, मैं कहूंगा इनकी जांच की जाए। ऐसे उन्होंने भी जांच की मांग की थी जी। और जिस प्रकार से, जैसे कि राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जिस प्रकार से कई सालों से केसेस दायर करते रहे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी करते रहे, वो कर्नाटका से वो एक आदमी आता है भाजपाई, वो करार, यानी कोर्टों में ये केसेस चलते रहते हैं। यानी एक आदमी को बदनाम करने के लिए आप कर रहे हैं, ये तो दिखता है। अरे भाई, वो तो भारत सरकार को तय कर लेना चाहिए, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, उनकी सरकार है, वही बता देवे। आपको भली बात ही याद होगा, क्योंकि आप तो दिल्ली में बहुत इनसे परिचित है। सुषमा स्वराज जब कह रही थी कि सोनिया गांधी ने इटली की नागरिकता रखी है और इंडिया की भी नागरिकता ली है, उनका आपको तो मालूम है, भाजपा के लोग हमेशा मेथड इन देयर स्मार्टनेस, मैं तो कहूंगा कि आडवाणी कहते थे कि मैंने उनकी फाइल देखी है, उन्होंने इटली की नागरिकता नहीं रखी है, मगर वो उनकी सुषमा स्वराज को रोकते टोकते नहीं थे, बदनाम करते रहे। इसी प्रकार राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये बात आई है, तो भाई आपके दूतावास है दुबई में, आपके दूतावास है अमेरिका में,
आपके दूतावास है पाकिस्तान में, कहते हैं आईएसआई ने डॉक्यूमेंट सप्लाई किए हैं। शर्मा ऐसे कह रहा है, और शर्मा की भाषा के बारे में भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कितना कमेंट किया है। जी, सर, मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल दोनों बातों के बारे में मैं पहले बता दूं कि राहुल गांधी पर इन्होंने कोई शहर नहीं छोड़ा है, कोई स्टेट नहीं छोड़ा है जहां राहुल गांधी के खिलाफ पहले। क्यों? राहुल गांधी इनके टारगेट पर है, क्योंकि इनको लगता है कि राहुल गांधी इनको एक्सपोज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक्सपोज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर एक्सपोज कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं, ये लोग जो है, ये राजनीतिक जो विरोधी है उसको राजनीतिक विरोधी नहीं मानते, ये उसको एनिमी मानते हैं। क्योंकि इनका पाप पाप का घड़ा भरा हुआ है, इनका जो पाप है, इतने पाप है इनके कि वो भरा हुआ है। तो इसलिए ये जो हेमंत बिश्व शर्मा जो किया, ये जो जिनके जो गुरु लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये लोग, इनका जो नेचर है, एक इनका जो मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी ये है कि अपने जो राजनीतिक विरोधी है, आपके खिलाफ कोई आरोप लगा रहा है तो वो आपका एनिमी है, उसको मार दो, एलिमिनेट कर दो उसको। तो वही राहुल गांधी चूंकि इनको एक्सपोज कर रहे हैं, राहुल गांधी डर नहीं रहे हैं, राहुल गांधी कदम कदम पर इनको बेनकाब कर रहे हैं। तो इनको लगता है कि राहुल गांधी इनके रास्ते में रोड़ा है। और आज राहुल गांधी अकेले लीडर है जो अकेला फाइट कर रहे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी का प्रशंसक नहीं हूं, मैं राहुल गांधी का वेल विशर भी नहीं हूं। मैं राहुल गांधी को ये मानता हूं कि वो इस सरकार को एक्सपोज करने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं और वो डर नहीं रहे। बाकी पॉलिटिशियन, मैंने तमाम पॉलिटिशियन देख लिए, वो सब मोदी ने सबकी फाइल बना रखी है, मोदी से वो डरते हैं और उनकी फाइल बनी हुई है, मोदी से वो एक सीमा तक जाते हैं फिर विड्रॉ कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी का क्या करोगे आप? तो इसलिए राहुल गांधी इनके रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है। इनको लगता है कि एक पार्टी है जिसके 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे 140 है, 240 है, उनके 100 है, 140 से तो पीछे है ना वो आपसे, और वो पकड़ने में ज्यादा उसको दिक्कत नहीं है, तो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि हेमंत बिश्व शर्मा ने जो एलिगेशन लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उन एलिगेशन पर फटकार लगाई हेमंत बिश्व शर्मा को कि भाई ये बताइए, हम ठीक है, ये दोषी है, पवन खेड़ा ने अपराध किया है, दोषी है, वो मान लेते हैं। ये बताइए, उसकी जो रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में आप जो जो बोल रहे हैं, वो कोई अपने वो जो बोल रहा है हेमंत बिश्व शर्मा, उसको कोई अपने फैमिली में, टीवी में जो उसने बोला, सोशल मीडिया पे जो उसने बोला, टीवी चैनलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसने बोला, क्या अपनी बहू बेटी के सामने बैठ करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकता है? नहीं और देख एक सकते। आदमी जिसने उसको, जिन लोगों ने, एक राज्य का वो संवैधानिक पद पर है और उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की निकृष्ट गली कुचे की, गाली गलौज की, क्या गाली नहीं है उसकी जुबान में, मतलब कदम कदम पर उसकी जुबान में गाली है। तो ऐसे व्यक्ति को तो मुझे लग रहा है कि उसको अगर कोई पार्टी होती, कोई जिम्मेदार पार्टी होती, तो उसको बर्खास्त कर देती। कहते ऐसे लोगों की पार्टी में जगह नहीं है, लेकिन इनको ऐसे लोग चाहिए। इसी तरह के गाली गलौज करने वाले लोगों की भारतीय जनता पार्टी में पूजा होती है। और आप दूसरे को कह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में गलत कर रहे हो। जो सवाल ये है कि आपने कौन सा सही बोला? आपने उसकी प्रतिकार में या उसके रिएक्शन में जो आपने बोला है, वो तो मेंटल बैलेंस आप खो चुके हैं। जी, मतलब सही बात। उसका तो सबसे पहले हेमंत बिश्व शर्मा का मेंटल टेस्ट होना चाहिए कि वो व्यक्ति इस पोस्ट पर बैठने के काबिल है या नहीं है। क्या वो मेंटल है? उसको, उसका किसी साइकोलॉजिस्ट उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और उन लोगों का भी करना चाहिए जिन्होंने उसको बिठाया है। अगर ऐसा व्यक्ति को, उसने 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, वो व्यक्ति जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है, वो लीडरशिप ने उसको बोला कि भाई आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? वो तो शुक्र है कि कांग्रेस, वो तो कहते हैं कि कांग्रेस ने गाली सिखाया इसको। वो तो ये बोलता, चुनाव देखिए, चुनाव हारना, चुनाव जीतना, वो चुनाव है, ये तो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है ना। ये तो आप आज सत्ता में, कल आप विरोध में रहोगे,
तो जब आप विरोध में रहोगे, क्या आपके घर में ऐसे ही पुलिस जाएगी 100-150 पुलिस वाले आपको अरेस्ट करने के लिए? क्या कोई अपराधी है? तो हेमंत बिश्व शर्मा ने काली पोत दी, न केवल अपने चेहरे पर ये भाजपा पे भी काली पोत दी। और उसने जिस तरह की गाली का शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता कि किसी महिला, जो ये महिला वंदना की बातें करते हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये महिला वंदना की बातें करते हैं और इनका जो चीफ मिनिस्टर है वो किस तरह की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी को जो है, मुझे लग रहा है कि इसको सीरियसली लेना चाहिए बीजेपी को और सर इनको तत्काल यहाँ से पदमुक्त करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि भाजपा के लिए वो भारी पड़ेंगे। जी सर, आपने ठीक ही कहा, इनको ऐसे ही लोग चाहिए। एक तो पहले यही भाजपा के लीडरशिप थी जिन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार की बुकलेट छापी थी जी जब वो कांग्रेस में था, कांग्रेस में मिनिस्टर था और हेल्थ डिपार्टमेंट वो देखता था और अमित शाह बगल में बैठे थे। उन्होंने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट में इतना इतना भ्रष्टाचार हुआ। वो बोले आपके बगल में बैठे वही तो हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे तरुण गोगोई की मिनिस्ट्री में। दूसरी बात, बिल्कुल पवन खेड़ा से इनकी क्या दुश्मनी है मेरी समझ में नहीं आ रही है। पवन खेड़ा को दिल्ली में से गिरफ्तार करके ले जाने के लिए तो असम पुलिस आई थी। हमारे यहाँ बिल्कुल गुजरात में कांग्रेस का एमएलए जिग्नेश मेवाणी को यहां से आसाम ले गए थे और उसको कई केसों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वो फंसा नहीं। यानी आसाम तो टॉर्चर चैम्बर बन चुका है और हेमंत बिस्वा बिल्कुल के सामने उसके पास ऐसे ही खेल ये लोग करते रहते हैं। मान लीजिए कि शिवसेना को तोड़ना है तो शिवसेना के एमएलए जो हैं उनको गुवाहाटी ले जाया जाता था, आपको भली भांति मालूम है, वाया सूरत। बिल्कुल 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 तो इनको तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। लोग चाहिए। गुवाहाटी तो बेसिकली डेमोक्रेसी का सॉल्टर हाउस बना दिया। हाँ, मतलब कहीं और सरकार गिरानी है तो डेमोक्रेसी हाउस वो बना उनको दिया। सॉल्टर हाउस में ले जाओ गुवाहाटी में। एंड ये जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा, ये जिस तरह की ये बदमाशी की भाषा का इस्तेमाल करता है और इसके यहाँ लोगों को सरकार गिराने का सेंटर बना दिया, लोगों को यहाँ से सीधा गुवाहाटी ले जाया जा रहा है, वहां 5 स्टार होटल में टिकाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग, ये जो पार्टी है, इनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अगर इनके 2-4 हेमंत बिश्व शर्मा इनकी पार्टी में अगर और आ जाए तो फिर तो इनको दुश्मनी की क्या जरूरत है। मतलब इतना डिस्क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी हुई है। और गुजरात में तो लोगों को सुना ही होगा लोगों ने कि ये भारतीय जनता पार्टी के कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं और ये किसके चेले हैं, किसके चेला है ये आदमी, ये भी गुजरात के लोगों को पता होगा। तो भली भांति ऐसे मालूम। लोगों को, ऐसे डिस्क्रेडिट लोगों को जो पार्टी संरक्षण दे रही है, मुझे लग रहा है कलंकित है। न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े कलंकित है, लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो हेमंत बिश्व शर्मा को कड़ी फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश कर दिया हाई कोर्ट को भी, जो स्पाइनलेस हाई कोर्ट है, कि भाई आप ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप लॉ का, ह्यूमन लिबर्टी का, इंसान की जो निजी स्वतंत्रता है, आपकी निजी लिबर्टी है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) ने दिए, कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का अधिकार है कि उस आदमी की लिबर्टी की आप रक्षा करें। क्योंकि आदमी पहले कोर्ट में तभी जाता है जब उसके अधिकार का हनन हो रहा है, और यहां तो कोर्ट उसके अधिकार को छीन रही है। हाई कोर्ट गुवाहाटी तो अधिकार को छीन रही है। तो हाई कोर्ट गुवाहाटी का जो भी जज रहे होंगे, मैं तो नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो जज को भी बहुत बड़ा करारा झटका इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने दिया है। और मुझे लग रहा है सारे देश के रूलिंग, और जिस तरह से वातावरण है देश में कि पत्रकार कुछ बोल रहा है उस पर डेफेमेशन करो, उसको झूठे केस में फंसाओ, विपक्षी पार्टी बोल रहा है झूठे केस में फंसाओ, और इस तरह का एक वातावरण, एक एनवायरनमेंट, डर का माहौल पूरे देश में इन लोगों ने खड़ा किया है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म से एक नजीर पेश की है। हम सबको, मैं कहता हूं कि आपको, हमको उसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। सही बात है सर, सही बात। सर, एक अंतिम सवाल थोड़े विषय से हटकर, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल के बारे में भी बहुत पैनी नजर से
देखते हैं। जी अब वैसे 4 तारीख को रिजल्ट तो है, मगर आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने जो एसआईआर किया, एसआईआर के बाद इन्होंने वोट काटे, 90 लाख वोट काटे। उसमें ठीक है, 50 लाख वोट जो है वो वोट था, 45 लाख वोट जो ट्रांसफर हो गए थे या वो लोग मृत थे, मर गए थे, वो वोट काटे। वो तो अच्छा है, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। यस। लेकिन 27 लाख जेन्युइन वोट जो बाप उनको 20 पीढ़ियों से वो बंगाल में रह रहे हैं, उन लोगों का वोट काटा और उसके बाद ट्रिब्यूनल बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं अनुपालन नहीं किया। किया। सही बात है, हाँ, सही उनका बात। अनुपालन नहीं किया उन्होंने। ये इसमें आज तो पालन किया, लेकिन आज एसआईआर पालन के नहीं मामले कर में भी, सकते। एसआईआर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह की रूलिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि जो जिनका वोट काटा गया वो उनकी पर्सनल लिबर्टी को पर आघात है, उनकी सिटीजनशिप को कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। तो सही बात। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो वोट काटे, 27 लाख वोट काटे, वो तो बंगाल में ही थे। वो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे थे। भाई मेरा वोट कट गया, मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मेरा वोट किसने काटा? भाजपा ने काटा और ज्ञानेश कुमार ने काटा। लोगों को ये मैसेज चला गया। तो मैं सुबह से लेकर के रात तक बीजेपी को हराने के लिए मैदान में काम कर रहा हूं। मेरा टीएमसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 27 में से 20 लाख नए कार्यकर्ता टीएमसी को दे दिए कि जी। तुम जो है ये बीजेपी के खिलाफ प्रचार करो, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रचार करो जी। ये और उसके अलावा पूरे बंगाली लोग, जो चाहे वो अहमदाबाद में थे या जम्मू कश्मीर में थे या राजस्थान में थे या दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ये सारे लोग ट्रेन पकड़ के अपने गांव गए और इन्होंने टीएमसी को वोट दिया। तो ये जो है, ये जो 27 लाख वोट कटे, उसी का नतीजा था कि इतना मैसिव 91-92%। मेरा एक दोस्त है, वो बता रहे थे कि 99% पोल भी हुआ कई बूथ पे। 99%, कई बूथ पे 99%, कोई नहीं छूटा कि जो वोट डालने ना आया। तो ये जो हो रहा है, ये भाजपा को भारी पड़ेगा, इनको सबक मिलेगा। क्योंकि पाप का घड़ा जो है, आप गलत काम करोगे तो उसका रिएक्शन होता है। ऐसे रिएक्शन हो रहा है। और ममता बनर्जी, मेरे को जो मेरी रिपोर्ट है कि इस सब के बावजूद भी ममता बनर्जी जीत रही है। उनकी सीटें कम हो सकती है, लेकिन कम से कम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ममता बनर्जी आ रही है, ऐसी मेरी रिपोर्ट है। मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं सूचनाओं पर अपने को डिपेंडेंट मानता हूं। वही मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूं। जी, जी। धन्यवाद सर, आज आप हमसे जुड़े और इतना अच्छा विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में धन्यवाद नए विषय के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।